वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋषभ त्रिपाठी, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो हमें आज क्लास 12 के केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ अपना डिस्कशन शुरू करना है। और क्लास 12 के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे टोटल चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, हमारा सिलेबस क्या क्या होगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स का फ्लो कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जहाँ तक हमारे क्लास 12 के केमिस्ट्री के सिलेबस का सवाल है, क्लास 12 के सिलेबस की अगर हम बात करें केमिस्ट्री के, तो हमें ऑल टुगेदर डिस्कस करे होंगे 17 चैप्टर्स, मतलब 17 चैप्टर्स के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। और ये जो 17 चैप्टर्स होंगे ये डिवाइडेड होंगे 3 अलग अलग पोर्शन में, मतलब इसमें 3 पोर्शन जो हमारे पास आएगा, 3 अलग अलग पार्ट्स जो आएंगे केमिस्ट्री के। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। अब सबसे पहला पोर्शन जो हमारे पास आएगा केमिस्ट्री का वो होगा फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री के जहां तक सिलेबस का सवाल है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का सवाल है, उसमें डिस्कस करे होंगे टोटल हमें 5 चैप्टर्स, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारे पास शुरुआत होगा सॉलिड स्टेट के साथ, उसके बाद आएगा हमारे पास सॉल्यूशन, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और फिर हमारे पास होगा सरफेस केमिस्ट्री। मतलब ये 5 चैप्टर्स हमें डिस्कस करने होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद फिर हमारे पास दूसरा पोर्शन जो आएगा वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें फिर हमें डिस्कस करने होंगे टोटल 5 चैप्टर्स। शुरुआत होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग भी है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ। उसके बाद फिर हमें डिस्कस करना होगा पी ब्लॉक्स के बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमें डिस्कस करना होगा 4 अलग अलग ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के बारे में। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा चैप्टर जो आएगा वो होगा डी ब्लॉक, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिशन सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास होगा एफ ब्लॉक, जिसे हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या उन्हीं को कहा जाएगा इनर ट्रांजिशन कंपाउंड्स के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। अलग अलग प्रॉपर्टीज होगा, जब चैप्टर का डिस्कशन होगा तो वहां पे देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अगला जो चैप्टर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो होगा आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी मिनरल को या किसी एलिमेंट को हम उसके ओर से अगर आइसोलेट कर रहे हैं तो वो पूरा प्रोसेस कैसा होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और उसी चैप्टर को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो 5 चैप्टर्स हमें देखने होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में और 5 चैप्टर्स हमें देखने होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हो गए टोटल 10 चैप्टर। अब हमारे पास 7 चैप्टर और बचते हैं और ये 7 चैप्टर हम आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जहां तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है उसमें हमें डिस्कस करने होंगे 7 चैप्टर्स। शुरुआत होगी सबसे पहले हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स के साथ। हेलोजन डेरिवेटिव्स नहीं है, मतलब हेलोजन अटैच्ड होगा एक बार बेंजीन रिंग के साथ और एक बार नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो पहला चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा हेलोअल्केन हेलोअरीन्स। उसके बाद फिर होगा अल्कोहल फेनॉल ईथर्स। उसके बाद फिर होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें डिस्कस करना होगा एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। उसके बाद फिर अगला चैप्टर होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, जिसमें साइनाइड्स होंगे, आइसोसाइनाइड्स होंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे, अमीन्स होंगे, टाइप्स ऑफ अमीन्स में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन्स और क्वाटर्निक अमोनियम सॉल्ट्स होंगे। और उसी में एक और खास तरह का कंपाउंड आएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइएज़ोटाइजेशन का प्रोसेस आएगा। ये सारी बात वहां डिस्कस की जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा पॉलीमर्स, उसके बाद फिर आएगा बायोमॉलिक्यूल्स और उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर हमारे पास आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये 7 चैप्टर्स हमें डिस्कस करे होंगे जब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। तो 5 चैप्टर्स डिस्कस करे होंगे फिजिकल में, 5 चैप्टर डिस्कस करने होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और 7 चैप्टर्स हमें डिस्कस करने होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में। अब हमारा जो शुरुआत होगा सिलेबस का, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो फर्स्ट चैप्टर के साथ करने जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से, वो हमारा है फर्स्ट चैप्टर जो होगा सिलेबस का वो होगा सॉलिड स्टेट। अब जहां तक सॉलिड स्टेट का सवाल है, ये चैप्टर पहले क्लास 12 में हुआ करता था, लेकिन बीच में इसको शिफ्ट कर दिया गया था क्लास 11 में, लेकिन इस साल फिर इसको ऐड कर दिया गया है क्लास 12 में। तो जो फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत होगी हमारे क्लास 12 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, वो होगा सॉलिड स्टेट, जो कि चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो पहले इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर की शुरुआत होगी सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में। नाम से ही जाहिर है सॉलिड स्टेट, मतलब हमें इस चैप्टर में सॉलिड्स और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करना होगा।
तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करेंगे, उनके बारे में, उनके फीचर्स, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम यूनिट सेल के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में देखेंगे, यूनिट सेल का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D प्लेन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करने के बाद हमें ये डिस्कस करना होगा कि अगर हमें पार्टिकल्स को लोकेट करना है किसी यूनिट सेल में, तो हम लोकेट कैसे करेंगे, पार्टिकल्स का कहाँ पे अरेंजमेंट हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना होगा। और जब हम पार्टिकल्स का लोकेशन करते हैं, पार्टिकल्स का पोजीशन डिसाइड करते हैं, तो वहां पे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर पार्टिकल बॉडी सेंटर पे होगा तो उसको फाइंड करने का कुछ रूल होता है, अगर एज सेंटर पे होगा तो उसको फाइंड करने का कुछ रूल होता है, अगर कॉर्नर पे होगा तो उसको फाइंड करने का कुछ रूल होता है, और अगर फेस सेंटर पे होगा तो उसको फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं। और जब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में, तो उसमें अलग अलग टाइप्स आएंगे, और उन्हीं टाइप्स में हम डिस्कस करना होता है ब्राविस लैटिस के बारे में या 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में। वो सभी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमें डिस्कस करना होगा पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। मतलब अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है तो सॉलिड का 100% स्पेस कभी ऑक्यूपाई नहीं रहेगा, उस सॉलिड का कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को हम कैलकुलेट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी से। और हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे अलग अलग तरह की यूनिट सेल में, जिसमें हमारे पास आएगा सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसके बाद आएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर क्रिस्टल है या कोई सॉलिड है तो उसका अगर हमें कैलकुलेट करना हो डेंसिटी, तो वो डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम डेंसिटी के कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेंसिटी कैलकुलेट करने के बाद फिर हम पैकिंग देखेंगे, क्योंकि किसी भी सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो 3D में होता है, तो हम पैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पैकिंग देखेंगे सॉलिड्स का 2D में, 3D में। फिर हम डिस्कस करेंगे जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर खाली स्पेसेस होते हैं, जिसे हम वॉइड्स कहते हैं, इंटरस्टाइसेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। उन वॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर हम वॉइड्स के लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, डायमेंशन ऑफ वॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालना होगा ट्राइगोनल वॉइड का, टेट्राहेड्रल वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो हमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो निकालना होगा, डायमेंशन ऑफ वॉइड्स निकालना होगा ट्राइगोनल वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके इतनी बातें डिस्कस करने के बाद फिर हम वहां से कुछ क्रिस्टल्स, कुछ सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में वहां से डिस्कस किया जाएगा। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायमंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वहां से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में, जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की बात होगी, बैंड थ्योरी की बात होगी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमारे पास 5 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। और इसी के साथ कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आएंगे, जैसे पीजोइलेक्ट्रिसिटी, पायरोइलेक्ट्रिक करंट, ये सारी बातें हमारा डिस्कशन होगा। तो ये पूरा हमारा फ्लो होगा टॉपिक्स का, जब हम पूरे चैप्टर्स का डिस्कशन करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो सॉलिड स्टेट का अगर हम स्टार्ट करें, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट है। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें, सॉलिड स्टेट की बात करें, तो जो सबसे पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना होगा वो होगा, क्योंकि नाम से ही जाहिर है सॉलिड स्टेट में, तो नाम से ही जाहिर है हमें डिस्कस करना होगा सॉलिड्स के बारे में। तो अगर हम अपने आसपास की चीजों पे ध्यान दें, तो हमें मैक्सिमम चीजें अपने आसपास चीजें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देंगी। अगर हम अपने आसपास इस रूम में ही डिस्कस कर लें, हम किसी भी चीज को अपने आसपास देखें, तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है वो होता है सॉलिड सब कंपोनेंट्स का, सॉलिड सब्सटेंसेस का। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे आसपास की इतनी सभी चीजें अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब सॉलिड के अंदर कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगा, तभी इतने सभी चीजें सॉलिड फॉर्म में पाई जा रही हैं। तो सॉलिड स्टेट का जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड से, मतलब अगर सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जहां तक सॉलिड स्टेट का सवाल है, तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड्स की बात करें, जहां तक सॉलिड्स का सवाल है,
सॉलिड्स की अगर बात करें तो बेसिकली सॉलिड्स दो तरह के होते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ओवरव्यू देख लेते हैं पूरा। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो ये सॉलिड्स हमारे पास पहली बात दो तरह के आते हैं। ये सॉलिड्स दो तरह के होंगे। जो सबसे पहला सॉलिड हमारे पास होगा ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यहां से आएगा ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो पहला टाइप होता है। और जो दूसरा टाइप होगा ये होगा हमारा एमॉर्फस सॉलिड। पहला जो होगा वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होगा एमॉर्फस सॉलिड। तो अगर सॉलिड्स के बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो सॉलिड्स बेसिकली दो तरह के होंगे, जिसमें पहला होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होगा हमारा एमॉर्फस सॉलिड। अब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर चार तरह के होंगे, जिसमें हमारे पास आएगा कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड। ये चार तरह के सॉलिड्स आएंगे। मतलब अगर हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर फर्दर क्लासिफाई करें, फर्दर डिफरेंशिएट करें, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर अगर हम यहां से इसको डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये फर्दर चार तरह का होगा, जिसमें पहला सॉलिड हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। हम सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहले पूरा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमारे पास आएगा आयनिक सॉलिड, उसके बाद दूसरा हमारे पास आएगा जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड, उसके बाद तीसरा हमारे पास आएगा जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा हमारे पास आएगा जिसे हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। ये चार तरह के सॉलिड्स होते हैं जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब नाम से ही जाहिर है, अब अगर हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे तो ये दो तरह का था, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। और उसके बाद अगर हम क्रिस्टलाइन को डिवाइड करें तो ये चार तरह का है, आयनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक। पहले इन चारों के बारे में कुछ डिटेल ले लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इनके बारे में। अब ये जो चारों नाम पड़े हैं, चाहे हम आयनिक की बात करें, चाहे हम कोवेलेंट की बात करें, चाहे हम मॉलिक्यूलर की बात करें या फिर मेटालिक की बात करें, ये जो चारों नाम आए हैं ये आए हैं इनके पार्टिकल्स से, जिसको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, जिसे कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये है कि जो सॉलिड हम डिस्कस कर रहे हैं वो सॉलिड कैसा है, मतलब वो सॉलिड किस पार्टिकल से बना हुआ है। जिस तरह के पार्टिकल से वो सॉलिड बना होता है उसे हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर वो सॉलिड एटम से बना होगा तो एटम कहलाएगा उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर वो सॉलिड मॉलिक्यूल से बना होगा तो मॉलिक्यूल कहलाएगा उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और अगर वो आयन से बना होगा तो आयंस कहलाएंगे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ जो चार नाम आए हैं, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो कोवेलेंट हो, या फिर वो मॉलिक्यूलर हो, या फिर वो मेटालिक हो, ये जो चारों नाम पड़े हैं ये पड़े हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये है कि जिस सॉलिड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस सॉलिड का, वो सॉलिड जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, जो पार्टिकल्स मिलकर उस सॉलिड को बना रहे होंगे वो कहलाएंगे उस सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड है जो आयंस का बना हुआ है, अब आयंस से ही जाहिर है आयंस दो तरह के होंगे, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें केटायंस कहा जाता है और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हें एनायंस कहा जाता है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सॉलिड है जो केटायंस और एनायंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से बना हुआ है, इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। दूसरा हमारे पास आता है कोवेलेंट सॉलिड। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सॉलिड है जो एटम से बना हुआ है, मतलब जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं, तो उस तरह का सॉलिड कहलाता है कोवेलेंट सॉलिड, जैसे को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सॉलिड है जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो सॉलिड कहलाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और चौथा हमारे पास आता है मेटालिक सॉलिड। ये जो मेटालिक वर्ड आया है ये आया है मेटल से। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड है जिसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, जैसे बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसको घेरे हुए कई सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर बीच में कहीं लोकेशन, सेंटर पे लोकेशन है किसी पॉजिटिव चार्ज का और उसको घेरे हुए सराउंडिंग है कई सारे नेगेटिव चार्जेस, अगर इस तरह का फॉर्मेशन या इस तरह का स्ट्रक्चर हमें किसी भी सॉलिड में दिखाई देता है तो उस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं मेटालिक सॉलिड। तो ये पूरा ओवरव्यू था, ये पूरा फ्लो चार्ट था जब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो जहां तक सॉलिड्स का सवाल है, बेसिक जो क्लासिफिकेशन आता है सॉलिड्स में वो आता है पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आता है अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर चार तरह के होते हैं, जिसमें पहला आता है हमारे पास आयनिक सॉलिड, दूसरा आता है कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा आता है मेटालिक सॉलिड।
चार नाम पढ़े हैं ये इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे। अगर कोई सॉलिड आयन से बना हुआ है तो कहलाएगा आयनिक सॉलिड, अगर कोई सॉलिड एटम से बना हुआ है तो कहलाएगा कोवेलेंट सॉलिड, अगर कोई सॉलिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो कहलाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और अगर कोई ऐसा सॉलिड है जिसमें बीच में पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास सराउंडिंग में कई सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें किसी सॉलिड में दिखाई दे रहा है तो इस तरह के सॉलिड को कहते हैं मेटालिक सॉलिड। अब हमें डिस्कशन शुरू करना है सॉलिड्स में। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में, मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा। कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर है तो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होंगे, कैसे पता चलेगा कि एमॉर्फस सॉलिड है तो उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होंगे। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने पूरा फ्लो चार्ट देखा था कि सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसा होता है। अभी हमने पूरा फ्लो चार्ट देखा था, अब हम उसके डिटेल में जा रहे हैं, उसके डिटेल में डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो सॉलिड्स में जो पहला टाइप जो आता है, जो सबसे पहला टाइप हमारे पास आएगा सॉलिड का, ये होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो पहला सॉलिड हमारे पास आता है ये आएगा हमारा जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हमें कहना है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें तब मिलेगा जब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मतलब अगर हमें किसी सॉलिड को क्रिस्टलाइन कहना है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, और अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है जो उन फीचर्स को फुलफिल कर रहा है तब तो वो क्रिस्टलाइन कहलाएगा, और अगर उन फीचर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो क्रिस्टलाइन नहीं कहलाएगा, मतलब तब वो एमॉर्फस कहलाएगा। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कोई भी चीज क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैटेगरी में तब रखी जाएगी जब वो उसके प्रॉपर्टीज को, उसके फीचर्स को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज या फीचर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं यहां पे इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। अब अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज या फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है तो उसको हमें डिस्कस करना होगा 5 अलग-अलग पॉइंट्स में। हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात डिस्कस करते हैं। अब जहां तक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज का सवाल है तो सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रॉपर्टीज को लेके, ये होगा दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, और अभी मैंने कहा कि अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है तो उसके प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे 5 अलग-अलग पॉइंट्स के फॉर्म में, और उन पॉइंट्स में प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा वो होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब हम सॉलिड्स के डिटेल में जाएंगे, जब इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी सॉलिड हो, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो या फिर वो एमॉर्फस हो, वो बने होते हैं कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स से, कई सारे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं यूनिट सेल। और जब हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करते हैं और यूनिट सेल के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहां पे हमें डिस्कशन मिलेगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर का और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पहला प्रॉपर्टी हमारे पास आता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब ये क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होगा कि जो हमारे पास यूनिट सेल्स हैं, पहली बात तो ये कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो नेचर होगा यूनिट सेल का वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा और सेम होगा। मतलब जितने भी यूनिट सेल उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होंगे वो सभी के सभी आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे। और जब हम यूनिट सेल को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखना शुरू करेंगे तो हमें पूरा का पूरा सॉलिड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हम उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को या उस पर्टिकुलर तरह के यूनिट सेल को एक प्रॉपर 3D पैटर्न में रखना शुरू करें और प्रॉपर 3D पैटर्न में रखने के बाद अगर हमें पूरा का पूरा सॉलिड मिल जा रहा है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जा रहा है, तो इस बात को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फिर से बात समझते हैं। हमारे पास अगर कोई भी सॉलिड हो, चाहे वो सॉलिड क्रिस्टलाइन हो, चाहे वो सॉलिड एमॉर्फस हो, चाहे वो आयनिक हो, मेटालिक हो, मॉलिक्यूलर हो, किसी भी तरह का सॉलिड हो, वो सॉलिड कुछ स्मॉल 3D स्ट्रक्चर से बना होता है। और ये जो स्मॉल 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं यूनिट सेल्स। आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो यूनिट सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं या सिमिलर होते हैं। और जब इन तरह के यूनिट सेल्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखेंगे, और जब प्रॉपर पैटर्न में रखने के बाद हमें पूरा का पूरा सॉलिड बनकर तैयार मिलता है या पूरा का पूरा सॉलिड का फॉर्मेशन मिल जाता है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब उनमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर सीरीज पाया जाता है, एक फिक्स पैटर्न पाया जाता है एक खास तरह के यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन का। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग यूनिट सेल के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सभी के सभी यूनिट सेल्स सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और जब उन यूनिट सेल्स को हम प्रॉपर 3D पैटर्न में अरेंज करेंगे और पर्टिकुलर 3D पैटर्न में अरेंज करने के बाद अगर हमें पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है, पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। या फिर इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है यूनिट सेल का वो एक फिक्स होता है, एक डेफिनेट होता है और उसमें किसी भी तरह का चेंज हमें नहीं दिखाई देगा। ये फर्स्ट पॉइंट था जिसे हम कह रहे थे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी हमें दिखाई देता है ये होता है, इसे हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेकर, ये होता है एनाइसोट्रॉपी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? एनाइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है और अगर हम उस सॉलिड को क्रिस्टलाइन कह रहे हैं, तो अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन से किसी भी दूसरे डायरेक्शन, मतलब सॉलिड के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम मूव करें और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैग्नीट्यूड अलग अलग पॉइंट पे हमें अलग अलग मिल रही है, मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारा कोई सॉलिड है, कहने के लिए अगर हम ये मान लें कि ये हमारा अगर कोई सॉलिड है और हम इस सॉलिड के अलग अलग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें, चाहे हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, चाहे हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, या फिर इसके अंदर कहीं और कोई पॉइंट ले लें, और जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो लगातार चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज की पॉइंट वैल्यू चेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पे विस्कोसिटी कुछ और रही होगी, यहाँ पे विस्कोसिटी कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे विस्कोसिटी कुछ और हो जाएगी, यहाँ सरफेस टेंशन कुछ और रहा होगा, यहाँ सरफेस टेंशन कुछ और होगा, यहाँ सरफेस टेंशन कुछ और होगा, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और रहा होगा, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और होगा, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है और उस सॉलिड के अलग अलग पॉइंट पे हम यहाँ कोई पॉइंट ले लें, 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 और किसी भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ या सॉलिड में किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर मूव करें और फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, यहाँ सरफेस टेंशन कुछ और था, यहाँ सरफेस टेंशन कुछ और होगा, यहाँ सरफेस टेंशन कुछ और होगा, यहाँ इसकी वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ इसकी वैल्यू कुछ और होगी। जब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे डिफर करती है, अलग अलग पॉइंट में चेंज होती है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। और इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये हमने दो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में और दूसरा हमने डिस्कस किया एनाइसोट्रॉपी के बारे में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, असल में जब हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो जो बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो इसी को लेकर होता है। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो वहां लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और इसी तरह से जब हम बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड में तो वहां शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। यहाँ एनाइसोट्रॉपी है, वहां आइसोट्रॉपी होगा, यहाँ वैल्यूज लगातार चेंज हो रही हैं, वहां वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में वो होता है इसी लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर को लेकर, और एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को लेकर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अभी हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होगा कि अगर हम किसी भी सॉलिड की बात कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो यूनिट सेल का नेचर होता है वो सिमिलर होता है, आइडेंटिकल होता है। और जब हम उन यूनिट सेल्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं,
तो हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा क्रिस्टल मिल जाता है और इसी को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर डेफिनेट अरेंजमेंट होता है यूनिट सेल्स का। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर डेफिनेट अरेंजमेंट होता है यूनिट सेल्स का, और ऐसा नहीं है कि हमें उस कंपाउंड के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर अलग अलग पॉइंट में अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा। जो अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर पोर्शन में होगा वही अरेंजमेंट पूरे सॉलिड के अंदर मिलेगा, और इसी बात को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है एनाइसोट्रॉपी। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एनाइसोट्रॉपी, या इसी को हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अगर हम अलग अलग पॉइंट्स ले लें, कोई पॉइंट यहां 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 ले लें, और जब हम एक पोर्शन से किसी दूसरे पोर्शन तक या जब अलग अलग पॉइंट्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग आ रही हो तो उसी को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। अब जैसे यहां सरफेस टेंशन की वैल्यू जो होगी वो यहां से अलग होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे सरफेस टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पे सरफेस टेंशन की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब अलग अलग पॉइंट्स में सरफेस टेंशन की वैल्यू या सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर अलग अलग आ रही हो तो उसी को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी, या हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये दो पॉइंट्स हुए हमारे प्रॉपर्टीज के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से, जिसमें हमने डिस्कस किया लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में और फिर हमने डिस्कस किया एनाइसोट्रॉपी के बारे में। अब इन दोनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे पास यहां से आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज में, ये होगा दे हैव अ डेफिनेट रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव अ डेफिनेट रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड पॉइंट है जब हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास यहां से आता है डेफिनेट रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका एक डेफिनेट रेंज होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर मेल्ट कर रहा है 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो उसका मतलब ये है कि वो रेंज है उसके मेल्टिंग पॉइंट का। ऐसा नहीं है कि वो 200 से पहले या 250 के बाद मेल्ट कर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट का एक पर्टिकुलर रेंज होता है और उसी रेंज के अंदर वो मेल्ट करेगा, ना तो उस रेंज के बाहर और ना ही उस रेंज के ऊपर। किसी भी तरह का डेविएशन वहां नहीं मिलेगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक पर्टिकुलर फिक्स रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का, जो कि अमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट कराना है तो उसका एक डेफिनेट रेंज होगा, उसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो कि फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा होगा ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड्स। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉलिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, दैट इज सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर डेंस, दे हैव हाई डेंसिटी। ये जितने भी प्रॉपर्टीज आपने सॉलिड्स के पढ़े हैं वो सभी के सभी प्रॉपर्टीज सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। वो प्रॉपर्टीज अमॉर्फस सॉलिड्स में एप्लीकेबल नहीं होते और इसीलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। तो जितने भी प्रॉपर्टीज आपके जूनियर क्लासेस में या अभी भी आप पढ़ते होंगे सॉलिड्स के बारे में, और जितने भी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं सॉलिड्स के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। वो सभी के सभी प्रॉपर्टीज अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं फॉल्स सॉलिड्स या स्यूडो सॉलिड्स, या उन्हीं को कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और एक और पॉइंट है इसके बारे में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के पॉइंट में, वो ये है कि शार्प कट कैन बी ऑब्टेन्ड। शार्प कट कैन बी ऑब्टेन्ड।
कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करें, तो वहां से हमें शार्प कट मिल सकता है। शार्प कट मिलने का मतलब ये है कि हम ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे उस सॉलिड को काटें ताकि उसके दोनों के हिस्से अगर हमें बराबर मिल रहे हो, अगर दोनों हिस्से हमें इक्वल मिल रहे हो, तो इस तरह का जो सॉलिड होता है उसी को हम कहते हैं, इस तरह का जो कट होता है उसे हम कहते हैं शार्प कट। तो ये शार्प कट हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलेगा, ये शार्प कट हमें एमॉर्फस सॉलिड में नहीं मिलेगा। तो जब हम किसी सॉलिड को एक पर्टिकुलर एंगल पे कट करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करें और दोनों के दोनों हिस्से अगर हमें बराबर मिल रहे हो, इक्वल मिल रहे हो, तो इस तरह का जो कट होता है इसे हम कहते हैं शार्प कट। और ये शार्प कट हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मिलेगा, ये एमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस किए हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे और एमॉर्फस सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।